हाँ तो भाई पहला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से डन हो गया है हमारा। विद इन 20 मिनट्स चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये वाले चैप्टर पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बहुत जल्दी से फटाफट सब समझते हुए चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th ये भी ख़त्म कर देंगे। सो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली फेडरलिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक आइडियोलॉजी की। मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था जब हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे जो उसका सफिक्स लगेगा वो इज़म होगा। तो हम बात करेंगे एक फेडरल आइडियोलॉजी की, फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू की। अब ये क्या कहता है? तो भैया बहुत सीधी सी बात है, फेडरल पीओवी कहता है कि एक सरकार हो जो पावर सारी अपने पास ना रखे पर बाकियों को भी पावर दे। बाकियों से मेरा मतलब है उनकी सब यूनिट्स को। अब तुम उनकी सब यूनिट्स को टेरिटोरियल गवर्नमेंट बुलाओ या फिर स्टेट गवर्नमेंट, बात एक ही है। जब एक सेंटर, एक यूनियन अपनी पावर उठा के अपने स्टेट्स को देता है उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि सारी पावर सेंटर के पास नहीं है, थोड़ी ऑटोनॉमस पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ी ऑटोनॉमस पावर, सारी की सारी नहीं। और वो क्यों है और वो कैसे है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो भाई पहली पुरानी केस स्टडी से लिंक करते हैं जो हमने बेल्जियम की पढ़ी थी। केस स्टडी याद है सबको? 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था सो दैट सारी कम्युनिटीज़, सारी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल जो उस कंट्री में रहते थे वो सारे एक साथ अकोमोडेट हो पाए। तो जब ये 1993 में हुआ था, बेल्जियम ने रियलाइज़ किया कि उन्हें अपनी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म में आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सारी की सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास है और किसी के पास नहीं। बट मैंने अभी बताया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर अपनी पावर उठा के स्टेट को देता है। तो इधर भी यही हुआ कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास थी। ये चेंज हुआ, सेंटर ने अपनी पावर उठा के स्टेट को देना स्टार्ट किया। और बेसिकली इस एंटायर पावर डिवाइडिंग अथॉरिटी को जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में देते हो, वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स टेरिटरी हो सकती है, स्टेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जब आप उनको देते हो वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो भाई जब हम आते हैं 7 मेजर फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। 5 मार्कर्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं पर ये 7 के 7 पॉइंट्स बहुत ईजी हैं। पहला पॉइंट है कि 2 या 2 से ज़्यादा टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। भाई अब खुद सीधी सी बात बताओ, एक सेंटर ने अपनी पावर उठा के अगर स्टेट को दी है तो मिनिमम तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ही ना। तो फेडरलिज्म में यही होता है कि मिनिमम 2 लेवल, मैक्सिमम कितने भी लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। जब हम बात करते हैं उसके दूसरे पॉइंट की, हम बात करते हैं जूरिसडिक्शन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है। जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? जूरिसडिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी, एरिया ऑफ फंक्शनिंग, कि भैया मैं इस एरिया से बाहर फंक्शन नहीं कर सकती। बात इतनी सी है कि जब स्कूल में हो तो स्कूल के बाहर नहीं जा सकते ना, तो तुम्हारा जूरिसडिक्शन वो स्कूल है, तुम उसके बाहर नहीं जा सकते, तुम उसके बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते, वो तुम्हारा जूरिसडिक्शन है। ऐसे ही हर सरकार का जूरिसडिक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जूरिसडिक्शन इंडिया की टेरिटरीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का जूरिसडिक्शन उनके स्टेट की टेरिटरीज़ है और वो उसके बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। दिल्ली गवर्नमेंट के लॉज जितने भी हैं, जो स्टेट लॉज है, दिल्ली से यूटी दो, बट जितने भी सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में लगाएगी लॉज, वो मणिपुर में नहीं चल सकते, वो आंध्रा में नहीं चल सकते, क्योंकि वो जूरिसडिक्शन सिर्फ दिल्ली की सरकार का सिर्फ दिल्ली से सीमित है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि ये जो सारी अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है, कि भैया ये सारी अथॉरिटी संविधान में लिखी होती है सो दैट टसल ना हो स्टेट और सेंटर के बीच में। और स्टेट और सेंटर के बीच में जब गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, तो उसको सुलह करवाने, उसका सल्यूशन निकालने आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट। वो एक्ट्स एज एन अम्पायर, अम्पायर की तरह काम करता है, सल्यूशन लाने के लिए बैठा होता है। कोई भी सरकार यूनिलैटरली डिसीजन नहीं बना सकती। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि स्टेट अलग से डिसीजन नहीं बना सकती, सेंटर अलग से डिसीजन नहीं बना सकती। अगर कोई बिल आएगा तो दोनों से अप्रूवल जाएगा, डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होगी, सबकी सहमति के साथ वो बिल जाएगा। स्टेट अकेले नहीं कर सकती, सेंटर अकेले नहीं कर सकती, सबको एक दूसरे की अप्रूवल चाहिए।
6 पॉइंट पे आते हैं कि एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बेसिकली जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन आती है वो रेड वाला फोल्डर लेके, बजट होता है जिसमें हर बजट के एनुअल ईयर में हर स्टेट को एक अमाउंट एलोकेट होती है, वो उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। तो वो हर स्टेट के पास होती है और वो हर स्टेट के पास डिफाइंड होनी चाहिए। 7th पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर सरकार का डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, कि भाई जितने भी आपके जुरिसडिक्शन में, आपकी टेरिटरी में जितने लोग रह रहे हैं उन सब की यूनिटी होनी चाहिए उन सब के अंदर। एट द सेम टाइम दे शुड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि भाई आप मान लो आपके स्टेट में मेजॉरिटी एक एक्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो अगर वाई एथनिसिटी का कोई इंसान दूसरे स्टेट से आपके स्टेट में आ रहा है तो उनकी अकोमोडेशन का ख्याल उस स्टेट की सरकार को रखना होगा। अब आते सबसे मेन पॉइंट पे, इंडिया में क्या चलता है। ठीक है, वो समझने के लिए हमें 2 टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट समझनी पड़ेंगी क्या होती है। पहली होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बात इतनी सी है कि कभी दोस्तों के साथ अगर घूमने गए हो तो सब लगाते हैं पैसा और उस पैसे से पार्टी करते हैं, सब इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा लगाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, कुछ नहीं लगाते बट ऊपर नीचे जाते हैं। वैसे ही स्टेट की टेरिटरीज ऊपर नीचे जा सकती हैं पर सारी स्टेट्स साथ में आती हैं एक कंट्री को बनाने के लिए। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पावर्स होती हैं। इसमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, पर अगेन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी टाइप की जो पावर होती है, दूसरी टाइप की जो फेडरेशन होती है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। बेसिकली इसमें स्टेट कम पावरफुल होता है सेंटर से। उस पहली वाली कमिंग टुगेदर में स्टेट और सेंटर सेम लेवल पर है। इस वाली में हमारा सेंटर जो है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसका क्लासिक एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। अब द पॉइंट इज़ कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है और क्यों है। जब हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, पर उन प्रिंसली स्टेट्स को अकोमोडेट करा के आज एक देश व्हाट वी कॉल एज इंडिया बना है। तो इसमें जब हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि हर किसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गारंटीड होती है, तो वो गारंटीड होती है लिस्ट में। 3 टाइप की मेन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बेसिकली जो चीज़ें आती है, बैंकिंग आते हैं, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, करेंसी आती है। जब हम स्टेट की बात करते हैं उसमें ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, पुलिस आती है। और कॉन्करेंट लिस्ट, बिकॉज यूनियन और स्टेट वी कैन अंडरस्टैंड विद द टर्म कि वो सरकार के अंदर है, यूनियन सरकार के अंदर। स्टेट लिस्ट के जो कैटेगरीज है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर है। पर जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, ये वो लिस्ट होती हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का इक्वल से होना चाहिए। मैरिज लॉज हो गए, अडॉप्शन लॉज हो गए, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो टाइम ओवर टाइम इवॉल्व होते हैं। जैसे आईटी लॉ आया था हिंदुस्तान में, साइबर सिक्योरिटी लॉज आ रही हैं, एआई लॉज आएंगे इंडिया में। ये सारी रेसिडुअरी लिस्ट है जो टाइम ओवर टाइम अडेप्ट होती है, चेंजेस आते हैं। एंड इन सारे चेंजेस की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट चेंजेस आए हैं इसमें और इसने बहुत सारे कांस्टेंट चेंजेस को सस्टेन किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं स्पेशल स्टेटस की। कुछ स्टेट्स होते हैं जिनका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल और कल्चरल डायनामिक्स इंडिया के जेनेरिक स्टेट्स से थोड़ा अलग होता है, तो उनको हम स्पेशल प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ देते हैं। अब वो क्या है, मान लो जम्मू कश्मीर है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करती, तो मैं लैंड जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकती। डिस्पाइट बीइंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, डिस्पाइट जम्मू एंड कश्मीर बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, मैं जाके उधर से अपना लैंड नहीं ले सकती। कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है, स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को और बहुत सारे स्टेट्स को मिला है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। दूसरे टाइप की जो कैटेगरी होती है वो होती है यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी। लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दिल्ली, ये सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं।
अगले मेन पॉइंट पे आते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस ऑन इट्स ओन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, याद आ रहा है पिछले चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है डिटेल में एक बिल कैसे बनता है, एक बिल के कितनी लेयर्स ऑफ अप्रूवल होती है, और एक बिल एक एक्ट कैसे बनता है। रीसेंट एग्जांपल 2025 के दिसंबर सेशन में शांति एक्ट आया और VBG रामजी एक्ट आया। बेस्ट एग्जांपल, जब डिस्प्यूट्स होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, वही सारे पॉइंट जो हमने मेन उसमें पढ़े हैं। अब द पॉइंट इज़ कि इंडिया ने फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसी की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि पहली चीज़ हमने बनाई लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज के बेसिस पे सारे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया कि भाई ये जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो पंजाब नाम के स्टेट में रहेंगे, जो लोग ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं वो इस नाम के स्टेट में रहेंगे। इसलिए अगर आप 2006 के मैप को 1947 के मैप से कंपेयर करोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी बाउंड्रीज बनी हैं और बहुत सारी बाउंड्रीज हटी हैं, ऑल बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। अगली चीज़ पे आते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में स्टार्टिंग में हुआ था थोड़े टाइम पहले कि हम ना हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना देंगे। तो बहुत नॉन हिंदी स्पीकर्स ने इसके अगेंस्ट बोला कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, आप सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना सकते हो। हिंदुस्तान में 40% ऑफ इंडियंस स्पीक हिंदी एंड 60% डोंट। इसलिए क्या किया गया, हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, रादर आई शुड नॉट से नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास 22 प्रिडोमिनेंट मेन लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे इफ़ यू सी लिखा है कि बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस। टोटल में 22 लैंग्वेजेस है। ये लिखने का मेरा लॉजिक सीधा सा, ये क्वेश्चन बहुत बार MCQs में पूछा जाता है पर बच्चों को नंबर 21 याद रह जाता है, इसलिए वो नंबर 21 मार्क कराते हैं। बट वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द स्टेटमेंट, देयरफॉर हमारे पास 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो इन सेलेक्टिव लैंग्वेजेस को हम स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं, विच इंक्लूड्स हिंदी। इसके बाद आते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो व्हाट वी सी इज़ 1990 के बाद हिंदुस्तान में कोएलिशन गवर्नमेंट का बहुत सिस्टम आने लगा। कोएलिशन गवर्नमेंट सीधी सी गवर्नमेंट होती है जब एक सरकार को मेजॉरिटी नहीं मिलती, उस केस में दो सरकार साथ में मर्ज करके एक गवर्नमेंट बनाती है, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत रैपिडली 1990 के बाद ग्रो होने लगी इंडिया में, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ बेसिकली, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो सेंटर पे मान लो X पार्टी की सरकार है और स्टेट पे Y पार्टी की सरकार है, तो X पार्टी की सरकार Y पार्टी को थोड़ा वॉयलेट सा करती थी, उनको काम नहीं देती थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती थी। जो चीज़ यहाँ पे इस फ़ोटो में डिपिक्ट भी की गई है, ये उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, और ये पावर्स ऑफ स्टेट्स की बात करें कि स्टेट्स को पावर दी जा रही है। ये केरला का नाम अब चेंज हो के केरलम हो गया है। केरला के CM, UP के CM, ये बिहार के CM, ये बंगाल के CM यहाँ पर हैं, और ये अपनी पावर्स मांग रहे हैं जाके। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करते हैं तब एक मेन पार्टी है हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बीजेपी के अंदर बहुत सारी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 सब पार्टीज़ है, विच इंक्लूड्स ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी। ये पूरा डायग्राम दिस टॉक्स अबाउट कौन सी लैंग्वेज कितने प्रपोर्शन में हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। जस्ट गो थ्रू दीज, इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर हमें मेन आइडिया होना चाहिए ये सब बोल क्या रहे हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का इतना सा मतलब होता है कि जब हमने फेडरलिज्म की बात की कि यूनियन ने अपनी पावर उठा के स्टेट्स को दे दी, तो उस पावर उठाने के प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। पर ये सिर्फ यूनियन स्टेट लेवल्स में नहीं होता, बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड 7 मेन पॉइंट्स में से वाज
टू और मोर देन 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई 2 हो सकती है, सेंटर स्टेट है, सेंटर स्टेट से ज़्यादा भी हो सकती है। इंडिया में 3 tier सिस्टम है, सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट भी 2 टाइप की है हमारे पास। पहली टाइप इस पंचायती राज, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आई है। दूसरी है हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी, जो हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आई है। इस जब हमने स्टेट की भी पावर उठा के लोकल बॉडीज़ को दे दी, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब इसका आउटकम क्या हुआ, ये हमें क्यों करने की ज़रूरत थी? इनफैक्ट जब ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट के बाद आई है, ये बहुत बाद में आई है इंडिया के फॉर्मेशन के, जो हमारी 3rd tier गवर्नमेंट है। गांधी जी ऑलवेज वांटेड दिस थिंग, इट इज़ सेड दैट, पर उन्होंने फिर ये चीज़ उठा के डिबेट डिस्कशन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डाल दी थी। डीपीएसपी बेसिकली इज़ द ओनली सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जज और जो जुडिशरी है उसको रिव्यू नहीं करती, वो बस सजेस्टिव कॉपी है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। सरकार को ज़मींदारी अबॉलिश करनी चाहिए, सरकार को 3rd tier गवर्नमेंट लानी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो उधर से डीपीएसपी से निकल के इनकॉर्पोरेट भी हुई हैं। तो पहली चीज़ ये क्यों हुई वॉज जितना भी था मैनेजमेंट बहुत इजी हो रहा था, 1-on-1 पीपल यूज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बहुत इजी था, बहुत एफिशिएंट था और बहुत कन्वीनियंट सा था। 1992 में ये डिसीजन लाया गया। अब इसके की फ़ीचर्स क्या हैं उस पर आते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 3 मार्कर 5 मार्कर बहुत बनते हैं। पहला है कि इसमें रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के इलेक्शंस होते हैं, पर कभी कभार क्या होता है, सरकार गिर जाती है। भाई देखो, जो सेंटर में चीज़ें हो रही है, स्टेट में हो रही है, वो भी तो लोकल गवर्नमेंट में ही होगी ना। वो हो सकती हैं वो सारी चीज़ें। अगर स्टेट की सरकार गिर रही है तो लोकल गवर्नमेंट की भी तो सरकार गिर सकती है। तो अगर सरकार गिर जाती है तब क्या होता है, उस केस में विदिन 6 महीने नए इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, सब नया रीडिज़ाइन होगा विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 months। दूसरी चीज़ आती है रिजर्व्ड सीट्स। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की। इधर भी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, वो पार्लियामेंट में सीट ही तो है। इधर भी रिजर्व्ड सीट्स दी गई हैं फॉर एससीज़ एंड ओबीसीज़। तीसरी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुस्तान में लोकल गवर्नमेंट करती है वो इज़ 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन रिजर्वेशन, जो हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वो पार्लियामेंट में एज अ बिल अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसका लॉ नहीं बना है आज तक। बट इन द 3 tier सिस्टम, इन द 3rd tier हमारे पास 1/3 रिजर्वेशन है फॉर वुमेन। अगला पॉइंट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का है जो सारे इलेक्शन प्रोटोकॉल्स मैनेज करता है। सिमिलरली हमारे पास एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स मैनेज करता है। कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट का किस डिस्ट्रिक्ट को, किस पंचायती राज को, किस म्यूनिसिपैलिटी को कितना अलॉट होगा, वो ये सब हैंडल करते हैं। और वो जितने भी स्मूथ प्रोसेस है इलेक्शन के उसमें वर्क करते हैं। पावर और रेवेन्यू शेयर लोकल बॉडीज़ के पास कितना आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का एक सब यूनिट होता है फाइनेंशियल कमीशन, वो हैंडल करती है ये सारी चीज़ें। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, दिस गेट्स रियली कंफ्यूजिंग फॉर पीपल कि कौन सा लेवल किधर होता है, कितना क्या, ग्राम सभा क्या ग्राम पंचायत, ये पूरा आपका मैंने इसमें डाल दिया है। फन फैक्ट, ये सेम क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में आया था एंड मैं ये डायग्राम बना के आई थी एंड आई गॉट बढ़िया मार्क्स, राइट। सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। जब हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत एज द नेम सजेस्ट 5 लोगों से बना है। 5 लोगों में एक सरपंच होता है उनका। तो जब हम एक विलेज की या फिर एक से ज़्यादा विलेजेस की, 1-2 विलेजेस की पंचायत को मिला देते हैं, हम उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। जब वो नंबर बड़ा हो जाता है हम उसे ग्राम सभा बोलते हैं। जब वो चीज़ एक डिस्ट्रिक्ट तक चली जाती है या जब वो चीज़ एक मंडल तक चली जाती है तो वो हम उसे पंचायत समिति बोलते हैं। और जब वो चीज़ एक डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला तक चली जाती है हम उसे ज़िला परिषद बोलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे एक्सपैंड करता है, राइट। इन सब के ऊपर जब हम म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी
को हेड करता है मेयर। मेयर वो इंसान होता है जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस बना है। उस जगह का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है उस जगह का, उसको मेयर बोलते हैं। वो अपना चेयरपर्सन होता है फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड बेसिकली जो थोड़ा स्टैट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी मिलाकर। जब हम 1/3 रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये हमारे पास अभी तक नहीं है सेंटर या पार्लियामेंट्स में हमारी, पर ये हमारे पास लोकल बॉडीज़ में है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ग्रेट, अगेन विद इन 20 मिनट्स चैप्टर डन, पूरा का पूरा चैप्टर